सबने गणी गणी जय माता जी की। मैं चक्रवर्ती लखावत शिक्षा की इस ऑनलाइन क्रांति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, हम राजस्थान जीके को बहुत अच्छे से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और निरंतर रूप से आप लोगों का जो प्यारा प्यारा रेस्पॉन्स मिल रहा है, एक बार सिंपल सी चीज की आवाज क्या आप लोगों तक पहुंच पा रही है मेरी, या कि फिर नहीं पहुंच पा रही है? जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है। ठीक है साहब जी, सबको जय माता जी की, सबको गणी गणी मेरी ओर से अनंत शुभकामनाएं भी। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है भैया, वो सारा का सारा पढ़ा है। उसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को प्राचीन सभ्यताओं तक डूब के पढ़ा था। ये हमने देखा था कि प्राचीन सभ्यताओं को केवल याद करने के हिसाब से नहीं पढ़ना है, ये महसूस करके पढ़ना है कि हम इस समय उसी युग में हैं, हम इस समय उसी प्राचीनतम सभ्यता के शानदार वाला युग में हैं, जहां हमें यह देखने को प्राप्त होगा कि कहां से हमें मनके मिलते हैं, कहां से हमें बनासियन बुल मिलता है, कहां से हमें जो है अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। आवाज आ रही है ना भैया? एक बार हाँ कमेंट बॉक्स में थोड़ा मुझे बता दीजिएगा। जी, आवाज आप लोगों तक मेरी पहुंच पा रही है। ठीक है साहब, प्राचीनतम सभ्यताओं को हमने देखा था। ठीक है साहब, उसके बाद हमने क्या देखा है? उसके बाद जो हमने देखा था वो हमने एक स्वतंत्रता संग्राम के बारे में देखा था, उन क्रांतिकारियों के बारे में देखा था जिनकी वजह से आज इन खुली फिजाओं में हम खुले रूप से सांस लेने के काबिल हो पाए हैं। 1857 का वो स्वतंत्रता संग्राम है ना। तो हमने सेकंड जो देखा था वो देखा था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें हमने नशीराबाद की क्रांति को देखा था, जिसमें हमने नीमच की क्रांति को देखा था, जिसमें हमने उन वीर बहादुर एरिनपुरा वालों की क्रांति को देखा था, हमने धौलपुर वालों को देखा था। कुल मिला के सारी चीजों को हमने बहुत अच्छे से वहां पढ़ा था। जब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए नंबर 3 जो अब हम पढ़ने आए हैं वो पढ़ने वाले हैं भैया राजस्थान के किसान आंदोलन। हम सभी लोग जो हैं बहुत सरल और बहुत साधारण वर्ग से आते हैं। हम हमारे एक किसान बैकग्राउंड से आने वाले एक सरल साधारण और सज्जन सीधे लोग हैं, उनके लिए ये किसान आंदोलन जानना बड़ा जरूरी है। क्या जिजीविसा रही होगी हमारे किसानों में भी, और क्या मजबूरियां भी रही होगी हमारे किसानों की, जिनकी वजह से इस सबसे सज्जन जो कैटेगरी होती है उनको भी आंदोलन करने के लिए खड़ा होना पड़ जाता है उन अंग्रेजों के समय में। ठीक है भैया, तो देखते हैं किसान आंदोलन। किसान आंदोलन होते क्यों है, क्या कारण रहे थे? शुरुआती कारण के तौर पे हम देखते हैं तो बड़ा बड़ा सा कारण ये निकल के आएगा सभी किसान आंदोलनों का, जो प्रमुख रूप से वो कारण ये निकलेगा कि उस समय जो सबसे पहले सामंतों के और जो किसानों के संपर्क रहे थे अंग्रेजों के आने से पहले, वो बड़े मधुर संबंध थे, वो बड़े घरेलू संबंध थे, वो बड़े अपनेपन के संबंध थे। होता क्या है, जब अंग्रेज आ जाते हैं तो रियासतों के जो शासक थे या कि फिर जो सामंत थे, ध्यान से देखना इस चीज को, हो सकता है कंसेप्ट का कोई प्रश्न यहां से बन ले। रियासत के कोई शासक रहे हो या कि फिर जो कोई सामंत थे वो हो गए थे अंग्रेजों के अधीन, है ना। ये हमने पता ही हमें कि किसके अधीन हो चुके थे, अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। वहां से दो चीजें निकल के सामने आती है। पहली चीज तो अंग्रेजों का प्रभाव इन रियासतों के शासकों पर यह पड़ता है कि भैया ये लोग जो हैं अंग्रेज अधिक से अधिक इनसे कर वसूल करते थे, और ये वापस किससे कर वसूल करते थे? इनकी तो खुद के पास तो पैसा पेड़ पे तो लगता नहीं था, और पैसा जमीन में लगता है। कहां लगता है पैसा? आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास में जो पैसा आ रहा है वो उस पैसे का 80% जमीन से निकल के आ रहा है। सर जमीन से कैसे निकलता है भैया? किसान की मेहनत का हिस्सा हम सब लोग आज यहां बोल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, पी पा रहे हैं, उस किसान की बदौलत कर पा रहे हैं, है ना। तो ऐसे हमारे किसानों के आंदोलनों को तो मन से पढ़ना ही है। इतिहास कई लोगों ने बोरिंग विषय बना दिया है, कहते हैं अरे साहब इतिहास से तो बड़ा डर लगता है। जितना इंटरेस्ट से पढ़ोगे, जितना सुकून से पढ़ोगे, जितना उसमें डूब के पढ़ोगे, इतिहास की सिर्फ एक शर्त है, जिस समय आप इतिहास को पढ़ो
जो चीज आप पढ़ रहे हो आप अपने आप को उस जगह महसूस करो। अगर हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे आगे, अगर हम बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो अपने आप को बिजोलिया गांव का एक व्यक्ति मानकर उस चीज को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपके आंखों में दृश्य चलता रहेगा। अगर मैं कहूंगा आगे कि हाँ जब रूपाराम जी थे, कृपाराम जी थे, आपको लगना चाहिए कि आपके कोई नौवन है, आप उसी समय उस गांव के हिस्सा है। अगर कोई अंग्रेज अधिकारी आके वहां गोलाबारी करते हैं तो आपके मन में ये भय आना, भय नहीं मतलब कि वो चीज आनी चाहिए कि हाँ यार अभी अभी गोलाबारी हुई है, ये प्राउड मोमेंट होना चाहिए कि हमने अंग्रेजों को डरा। डूब जाना चाहिए इतिहास में। ये इतिहास को याद करने का सबसे सरलतम तरीका है। अगर इस तरीके को नहीं अपनाया तो थोड़ा मुश्किल आप लोगों के लिए हो जाएगा, है ना। तो पहली बात तो ये किसानों वाला हो गया था। दूसरी बात जो हमने देखी है, दूसरी बात हम क्या देखेंगे किस वजह से, तो दूसरी वजह यह हो गई थी कि उन रियासतों पर अंग्रेजों का प्रभाव हो चुका था। रहन सहन, खान पान, जो भी सारी की सारी चीजें थी वो रियासत के शासकों ने अंग्रेजों की तरह अपनाने की कोशिश करने लग गए थे। और क्योंकि वो शानो शौकत जब अपनाने लगे थे तो वो बड़ी महंगी होती थी तो पैसे चाहिए होते थे, पैसे चाहिए थे तो फिर से किसके पास जाना है, फिर से भैया किसानों के पास में जाना है। ठीक है साहब। तो अब आ जाइए हम आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हम आंदोलन पढ़ेंगे, जो आज तक का विश्व का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसक आंदोलन था, वो आंदोलन था भैया बिजोलिया का किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? बिजोलिया का किसान आंदोलन। ठीक है। बिजोलिया कहां पे है? वर्तमान में बिजोलिया भीलवाड़ा में स्थित जगह है। एक सिंपल से जिस चीजों के लिए जिन्होंने बार बार पढ़ रखा है उसके लिए एक रिवीजन की तरह रहेगा। जो प्रारंभिक तौर से इसको पढ़ रहे हैं उन्हें याद करते हुए पढ़ना है। तो क्या पढ़ेंगे भैया? मेवाड़ ठिकाने का उस समय प्रथम श्रेणी का यह ठिकाना था। मेवाड़ में उस समय याद रखना जो टोटल ठिकाने हुआ करते थे, वो टोटल ठिकाने हुआ करते थे भैया 16। कितने थे? 16 थे। उन 16 में से जो एक था, और उस एक में भी जो प्रथम श्रेणी के, उसमें बांट रखे थे प्रथम श्रेणी के ठिकाने, द्वितीय श्रेणी के ठिकाने। मतलब कि मेवाड़ का जो सबसे प्रमुखतम ठिकानों में से कोई एक ठिकाना था तो वो बिजोलिया ठिकाना था। कथन और सीधा नहीं पूछेंगे कभी भी ये प्रश्न कौन सा ठिकाना प्रथम श्रेणी का था या द्वितीय श्रेणी का था। बावजूद अगर आपको कोई कथन और कारण में प्रश्न पूछ लें, उसमें इस तरह के प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो प्रथम श्रेणी का यह ठिकाना था। राणा सांगा जो मेवाड़ के महाराणा हुए हैं 1526 में, जिन्होंने बाबर के साथ में 1527 में जिसने बाबर के सामने खड़े होकर जो खानवा का युद्ध लड़ा था, उस खानवा के युद्ध के समय जो राणा सांगा थे, उस राणा सांगा ने यहां ए फॉर अशोक याद कर लेना। सबसे पहले अशोक परमार को, ये पूरा इलाका है, जो पूरा एरिया है, ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से इस पूरे इलाके को ऊपर माल कहा जाता है। क्या कहा जाता था भैया? ऊपर माल। यहां पे आप ऊपर माल का पठार भी देखेंगे, जब ज्योग्राफिकल में आज पठार हम देखेंगे अगली क्लास में, तो ऊपर माल वाला ये एरिया था। तो यहां की जागीर सबसे पहले किसको प्राप्त हुई थी? यहां की जागीर सबसे पहले राणा सांगा के समय प्राप्त हुई थी, अशोक परमार को प्राप्त हुई थी। मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का यह ठिकाना रहा था ऊपर माल। ठीक है। अशोक परमार, जब आप अभी हम जब इतिहास विषय जब देखेंगे, अभी जो है आधुनिक इतिहास देख रहे हैं, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन जब इतिहास देखेंगे तब खानवा का जो युद्ध हम पढ़ेंगे जी, खानवा का जो युद्ध हम पढ़ने वाले हैं, उस खानवा के युद्ध में यह पता चलेगा कि अशोक परमार इस बिजोलिया वाले ने खानवा के युद्ध में भी भाग लिया था। ठीक है भैया। तो ये हो गया है कि बेसिक सा इसका इंस्ट्रक्चर। बिजोलिया कहां है, बिजोलिया उस समय क्या स्थिति थी, बिजोलिया की वर्तमान में क्या स्थिति है, बिजोलिया का उद्भव कैसे होता है, वो सारी की सारी चीजें हमने एक बेसिक दृष्टिकोण से देख ली। अच्छा, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। जब हम देखेंगे 1897 से ये आंदोलन का प्रारंभ हो जाता है सबसे पहली बार। कब प्रारंभ होता है भैया? 1897 में। याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब तक चलता है भैया? ये 1941 ईस्वी तक चलता है। तो लगभग 44 वर्षों तक ये आंदोलन चल रहा है। सोच के देखो आप, 44 वर्षों तक, एक ही पीढ़ियों का अंतर आ जाता है 44 वर्षों में। तो बावजूद ये आंदोलन चलता रहा था। उस आंदोलन की जो सबसे बड़ी विशेषता है, वो सबसे बड़ी विशेषता ये अहिंसक आंदोलन था, सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला अहिंसक आंदोलन। ठीक है साहब। बढ़ते हैं आगे की तरफ याद करते हुए। ठीक है। अगला देखते। अच्छा, आवाज सही वही आ रही है ना आप लोगों को मेरी, है ना? रोहिणी जी चौहान भाई साहब,
बोहेड़ा ठिकाने के भाई साहब जो हैं रोहिणी भाई साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। भाई साहब आपको गणी गणी जय माता जी की मेरी ओर से इस क्लास के माध्यम से। आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत स्नेह रखते हैं, आपको विशेष धन्यवाद मेरी ओर से। सपना प्रजापति जी नमस्ते, सपना जी नमस्ते, ज्योति चारण छोटी बहन है मेरी, जय माता जी की ज्योति चारण आपको, घनश्याम जी नोगिया साहब जय माता जी की आपको, सुमन जी शर्मा, अनिता जी बेनीवाल। ठीक है, एक जिज्ञासा रहती है कि नहीं यार हाँ हम अगर कमेंट कर रहे हैं तो नाम आना चाहिए, और बड़े स्नेह जन है मेरे लिए सभी, तो सभी को मेरी ओर से बहुत जय माता जी की। बस ये बता दीजिए चीजें याद हो रही है ना आप लोगों को सभी को। अच्छा, इस आंदोलन के प्रमुख कारण क्या रहे हैं, कारण पूछे जाने लग गए हैं आजकल, बहुत आसान तरीके से याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहां पे 84 प्रकार के कर लगा दिए गए थे। कितने प्रकार के कर लगा दिए गए थे भैया? 84 प्रकार के कर लगे हुए थे, है ना। आप सोच के देखो कि अब अच्छा इसका ध्यान रखना जरूर, जब आप आगे बेंगू में जाएंगे तो वहां आपको 74 के आसपास मिलेंगे, फिर आप और आगे जाएंगे तो वहां भी कुछ 53 प्रकार के कर मिलेंगे। तो प्रत्येक ठिकाने में कितने कितने कर लगे हुए थे, उन करों की संख्या जरूर याद रख लेना। बिजोलिया किसान आंदोलन में कितने प्रकार के कर लगे हुए थे? 84 प्रकार के कर लगे हुए थे, 84 प्रकार के कर। ठीक है, इसके अलावा जो भू राजस्व महंगा कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था, लाटा और कुंता की जो व्यवस्था थी, यह व्यवस्था हमेशा सामंतों के और रियासत के शासकों के पक्ष में रही थी, किसानों के अगेंस्ट में रही थी, इसलिए भी किसान नाराज थे। किसानों से बेगार ली जाती थी। बेगार क्या होता है? बेगार वो प्रथा होती थी जिसमें आपको, यानी कि अगर आप बेगारी करनी पड़े, जैसे आप सिंपल मारवाड़ी भाषा के मायने अगर बात करा कि हाँ यार बेगारी करनी पड़ती। बेगारी मतलब कि जिसमें कोई पैसा आपको नहीं मिले और सिर्फ काम करने के लिए काम करना पड़े, वो क्या कहलाता है भैया? वो बेगार कहलाता है। और इसके अलावा इस आंदोलन के प्रारंभ होने के जो दो सबसे बड़े कारणों में से हैं, वो ये दो कारण किसी भी स्थिति में आप कतई मत भूलना भैया। क्या क्या कारण है भैया? एक तो है भैया चंवरी कर, दूसरा कौन सा कर है भैया? दूसरा हो जाएगा भैया तलवार बंधाई कर। दूसरा कौन सा हो जाएगा? तलवार बंधाई कर हो जाएगा। चंवरी कर क्या होता था साहब? चंवरी कर किसने लगाया था, कब लगाया था, कितना लगाया था, अभी ये कारण हम देख रहे हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के कारणों को बहुत अच्छे से हम याद कर रहे हैं, याद करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और याद करना ही है। इसलिए करना है कि यह विषय है जो हमें कम से कम 4 से 6 नंबर दिला के जाएगा। एक एक टॉपिक आपको 6 नंबर के आधार पे अब बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे। और जिस दिन आपका परिणाम आएगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, तो जो सिलेक्शन की खुशी होगी, उस खुशी को मात्र शब्दों में व्यक्त करना काफी नहीं होगा। उस खुशी को महसूस करके देखना, तब आपको पता चलेगा कि सफलता की क्या खुशी होती है। और वो खुशी अगर प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपको मन लगा के क्या करना पड़ेगा? पढ़ना ही पड़ेगा भैया। चंवरी कर जो लगा है 1903 ईस्वी में लगा है, याद कर लीजिए, यहीं के यहीं याद कर लीजिए। 1906 में लगा है वो तलवार था। पहले तो 3 में क्या कर लिया हमने? 3 में हमने लगा दिया चंवरी, और 6 में क्या लगा दिया? 6 में हमने बांध दिए तलवार भी, क्या कि अब तलवार बंधाई कर लगेगा। चंवरी कर क्या होता था? किसानों के जो लड़कियां होती थी, उन लड़कियों की अगर आप शादी भी करते हैं, देखो क्या विडंबना रही है ना, क्या क्या करके उन्होंने तरीके निकाल लिए थे कि अगर किसी किसान की बच्ची की शादी भी होती थी तो जागीरदार आ जाते थे साहब। आइए साहब, क्यों आए, क्या पधारना हुआ कि कर दे। कौन सा कर दे? कि चंवरी कर दे। ये क्या होता है कि तेरी बेटी की शादी हो रही है ना। अरे भैया आप सोच के तो देखो, बेटी की शादी में वैसे ही उसको खर्चा लग रहा है, वैसे ही उसको बहुत अत्यधिक चीजें उसको मैनेज करनी पड़ रही है। उसे ये सोचना पड़ रहा है कि यार मेरी बेटी कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, क्या नहीं रहेगी, और वहां पे आप राक्षस बन के उभर के आ रहे हैं कि आप चंवरी कर हमें दीजिए, है ना। तो लड़कियों की शादी पर जो बिजोलिया के रियासत जो ठिकाने द्वार के द्वारा जो कर लगाया गया था, वो कर कौन सा कर था? वो चंवरी कर था। कब लगाया गया था? 1903 में लगाया गया था। और किसके द्वारा लगाया गया था? कृष्ण सिंह जी के द्वारा लगाया गया था। याद कर लेना, किसी भी स्थिति में मत भूलना, है ना। क से कृष्ण सिंह जी है और कृष्ण सिंह जी ने च से चंवरी कर लगा दिया है ना। जिस तरीके से भी जैसे भी याद होता रहे, क और च का मैंने बहुत साथ में सामंजस्य बैठा के याद किया है ना। और आप जब पढ़ेंगे तो बहुत बहुत और बहुत सारी आप चीजें देखेंगे कि क और च साथ साथ में याद हो जाता है। क से कृष्ण सिंह जी और साथ में कर कौन सा लगाया है उन्होंने? च से चंवरी कर लगाया है भैया उन्होंने। कौन सा कर लगाया है उन्होंने?
चौरी कर लगाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम देखते हुए अगला जो कर है वो तलवार बंधाई कर है। अगला कर कौन सा है? तलवार बंधाई कर 1906 में लगाया गया है। कब लगाया गया है? 1906 में लगाया गया है। 1906 में पृथ्वी सिंह जी ने ये कर लगाया है। किसने लगाया है भैया? ये कर पृथ्वी सिंह जी के द्वारा लगाया गया है। किसके द्वारा लगाया गया है? पृथ्वी सिंह जी के द्वारा। ठीक है, ये क्या होता था? ये कर जब नया सामंत कोई बनता था, जब सामंत नया बना है, नया सामंत बना है, तो उसके तलवार बनते हैं। तलवार बनती है तो उस पे जो कर लगाया जाने वाला कर कौन सा? उस पे लगाया जाने वाला कर होता था तलवार बंधा। ये दो कर याद रख लेना। ठीक है भैया, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला देखते हैं। अब देखते हैं इसके इस आंदोलन के मुख्य रूप से 3 चरण देखेंगे। कितने चरण देखने वाले हम? 3 चरण देखने वाले हैं भैया। प्रथम चरण जो चलता है आपका 1897 से लेके 1914 तक। कहां से कहां तक? 1897 से लेके 1914 तक चलने वाला। दूसरा जो है 1914 से आगे 23 तक चलेगा, जो भी हम देखेंगे आगे उसको। तो सबसे पहले प्रथम चरण को यहां से पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सी कहानी के तौर पे पढ़ते जाना है। उस समय यहाँ के ठिकानेदार जो हुआ करते थे, वो ठिकानेदार का नाम था, वो नाम था भैया क्या? कृष्ण सिंह जी। ठीक है, यहाँ पे मुख्य रूप से धाकर जाति के किसान रहते हैं आज भी। अब अगर भीलवाड़ा क्षेत्र में जाएंगे, आप जब चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के अंतर्गत जाएंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि वहां धाकर जाति के सरल और सज्जन किसान जाति के लोग वहां रहते हैं, है ना। उन लोगों ने इस आंदोलन का जो प्रारंभ किया था, याद कर लीजिए, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहां से प्रश्न पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। गिरधारीपुरा नाम का वहां गांव था। उस गिरधारीपुरा नामक गांव से ये आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। जो सबसे विश्व का सबसे अहिंसक आंदोलन, विश्व का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसक आंदोलन जो था, उस आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है? उस आंदोलन की शुरुआत तो याद करनी ही पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो कर लेते हैं, तो बता दीजिए। तो गिरधारीपुरा बता दिया है। कौन सा गांव? कानों में आवाज गूंजनी चाहिए कि सर ने उस समय जब बिजोलिया पढ़ा रहे थे तो सर ने कहा था कि गिरधारीपुरा गांव। कौन सा गांव? गिरधारीपुरा गांव। ये याद करने की एक तकनीक होती है। हम अलग अलग तकनीक के माध्यम से प्राथमिकता पे ये रखते हैं कि हम चीजों को क्या कर ले? हम चीजों को याद कर लेते हैं। ठीक है साहब, यहां साधु सीताराम दास सबसे पहले। अच्छा, जब आप देखेंगे तो यहां इस सीता FB पे है भैया। सीता कहां पे है? सीता है आजकल फेसबुक चलाती रहती है खूब, है ना। प्रथम चरण में सीता क्या चलाती है? प्रथम चरण में सीता FB चलाती है। तो प्रथम चरण के कौन कौन से मैं बता रहा हूं आपको। साधु सीताराम दास हैं, फतेहकरण चारण मिलेंगे आपको, ये फतेहकरण चारण, और ब्रह्मदेव दादीच है। और सीता आजकल इतना ज्यादा FB क्यों चलाती है? सीता आजकल इतना ज्यादा FB इसलिए चलाती है कि भैया सीता को हो गया है प्रेम। और जब प्रेम हो गया है तो सीता चारों हर टाइम 24 घंटे आजकल किस पे चैट करती रहती है? जो भी सीता है, जो भी गीता है, ये केवल मजाक के संदर्भ में कही गई एक ट्रिक है। ये नहीं कि आप कोई सीता नाम की लड़की को एक क्लिप काट के बताओ, देख सीता तेरे को आजकल प्रेम हो गया है इसलिए तुम बहुत ज्यादा FB चलाती है। याद कर लेना रे भाई, याद करना प्राथमिकता है। साधु सीताराम दास याद करना प्राथमिकता है। फतेहकरण चारण याद करना प्राथमिकता है। ब्रह्मदेव दादीच, और लास्ट में हमने क्या कर लिया है? प्रेमचंद भील। किसी भी स्थिति में नहीं भूलना। अगर पूछ लिया प्रेमचंद भील निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है, आंख बंद करके फटाफट से आपको आंसर कर देना है। क्या कि यार हमने प्रेम तो बिजोलिया में किया था। किसके साथ में किया था? सीता के साथ में किया था। तो ये लो साहब, हमने आंसर कर दिया इसका। क्या? बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, तो यहां जो दो व्यक्ति, ये तो हो गए इस जो है इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता प्रथम चरण के जो थे, इस आंदोलन के प्रथम चरण के जो नेतृत्व करता थे, वो सीता को FB से अब प्रेम हो चुका है, ये याद रख लेना। साधु सीताराम दास ने 2 व्यक्तियों को भेजा है, उन्होंने ठाना है, याद कर लेना। ये भी क्या, ये छोटे छोटे से नाम आजकल पूछे जाने लग गए हैं, और पूछे जाने लग गए हैं तो उन्हें याद करना बहुत जरूरी हो गया है भाई। एक भी प्रश्न, मैं यही कहता आया हूं कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो इस मेंटेलिटी के साथ में बैठे। अगर आप
आगामी समय में स्कूल लेक्चरर का एग्जाम देंगे, आगामी समय में आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम देंगे, एक भी प्रश्न किसी भी स्थिति में गलत होना ही नहीं चाहिए। 100% आप प्रश्न करके आओगे, इस कॉन्फिडेंस के साथ में आ जाना है। तो ठा से हो गया है ठाकरी पटेल, ना से हो गया है नानाजी पटेल। इन दोनों को इस अच्छा गिरधारीपुरा गांव में कोई मृत्यु भोज था, उस समय सारे लोग यहाँ एकत्रित हो रखे थे क्योंकि यहाँ अत्यधिक लाख बागें थी। तो सबने मिलकर बात की, साधु सीताराम दास जैसे कहानी की तरह पढ़ते हैं, सिंपल तरीके से पढ़ते हैं, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाते हैं, सिंपल बात बता देता हूं। तो उन लोगों ने साधु सीताराम दास जी से कहा कि साहब बहुत ज्यादा कर लगा रहे हैं हमारे पे, गांव में होता है ना जैसे जी, आप उस समय गिरधारीपुरा गांव के एक हिस्सा है, वहां एक मीटिंग चल रही है, सारे के सारे किसान इकट्ठे हो रखे हैं और बात कर रहे हैं, सामने एक बड़ा सा नेता बैठा हुआ है कुर्सी लेके, सोफा लेके, या फिर जो मुड्डा होता है वो लेके, उस पे बैठ के कहता है, सारे लोग वहां इकट्ठे होते हैं कि साहब साधु सीताराम दास जी एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। क्या आ गई है कि यार हम बिजोलिया वालों के साथ में 84 प्रकार की लाग लगा दी है, इसका क्या समाधान किया जाए कि आप गांव के किन्हीं भी 2 समझदार लोगों को अपने में से मेवाड़ के महाराणा के पास भेजिएगा, है ना। शिकायत कहां जाती है, जिस जगह पे है बिजोलिया, बिजोलिया के पापा कौन, बिजोलिया के पापा थे मेवाड़, कहा कि आप मेवाड़ में जाके इनकी शिकायत भिजवाइए। तो साधु सीताराम दास ने 2 व्यक्तियों को ठाना, है ना, उन्होंने ठाना कि मुझे गांव के कोई 2 समझदार लोगों को भेजना है। तो सबसे पहले कहा कि ठाकर जी पटेल आप जाओगे क्या? ठाकर जी पटेल ने कहा कि साहब आप कह रहे हो और मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है साहब ठाकर जी पटेल उठिएगा। तो आप साथ में किसको लेके जाओगे? तो ठाकर जी पटेल ने कहा कि ये नानाजी पटेल बहुत अच्छे तो वक्ता है और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो हम दोनों जाएंगे यहाँ से बिजोलिया से हताया करते करते, बातें करते करते, साथ में हम रणनीति बनाएंगे और मेवाड़ के महाराणा हैं, उन मेवाड़ के महाराणा से जाके कहेंगे कि मेवाड़ के महाराणा साहब अपनी आंखें खोलिएगा और देखिएगा कि हमारे बिजोलिया में क्या क्या अत्याचार हमारे पे हो रहे हैं। तो साधु सीताराम दास ने कहा चलो ठीक है आप दोनों जाओ। कहानी के हिसाब से सरलतम सीधे तरीके से, इस तरीके से आप वापस खुद बोलेंगे तो याद होता जाएगा। महाराणा थे यहाँ पे फतेह सिंह जी। फतेह सिंह जी ने उनसे मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं कि अच्छा तुम्हारे साथ ये समस्या है, कि हाँ साहब ये समस्या है। तो एक आयोग की नियुक्ति कर दी जाती है। सबसे पहले उस आयोग किस अधिकारी के नियुक्ति में? हामिद की नियुक्ति के नेतृत्व में एक आयोग की नियुक्ति की जाती है। किसके सॉरी हामिद के नेतृत्व में एक आयोग की नियुक्ति कर दी जाती है। बस ये आंदोलन का प्रथम चरण हो गया है। यहां तक सरलतम तरीके से याद करते हुए आगे बढ़ते हैं भैया। सीता एफबी से प्रेम हो गया है, ये एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपके पढ़ाने का तरीका ही हटके सर जी, आपका मैटर गजब है। लेखराज जी पाटी साहब, बुलबुल स्टार, असलीम जी मोहम्मद, वॉइस इज परफेक्ट। असलीम जी मेरे जो टेक्निकल टीम के बहुत अच्छे साथी है, जो पीपीटी वगैरह देख रहे हैं, जो क्लासेस वगैरह देख रहे हैं, मैं सिर्फ सामने आके खड़ा होने वाला व्यक्ति हूं, बाकी सारा का सारा सहयोग आप करते हैं। तो इस क्लास के माध्यम से आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, ठीक है साहब। ये कृष्ण सिंह जी कौन है भैया? कृष्ण सिंह जी ने 1903 में चौरी कर लगा दिया था, ये मैंने आपको बता दिया था। देखो हुकमचंद जैन जो बताते हैं कि चौरी कर कितना है, वो 5 रुपए बताते हैं, और क्लास 9 की किताब में, और बिजोलिया किसान आंदोलन का इतिहास नाम की एक किताब है। दोनों को बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, सीधा प्रश्न बन सकता है। बिजोलिया किसान आंदोलन का इतिहास निम्नलिखित में से किस लेखक की किताब है? शंकर सहाय सक्सेना की किताब है। और अगर कभी आप लोगों को समय मिले, है ना, अभी तैयारी के दौरान नहीं, तैयारी के बाद में अगर कभी आपको समय मिले, तो मैं निसंदेह रूप से जो किताब आपको रिकमेंड करूंगा वो किताब आप जरूर पढ़ना। शंकर सहाय सक्सेना साहब की किताब है बिजोलिया का किसान आंदोलन। उस किताब को आप जब पढ़ेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका मन द्रवित हो जाएगा, आपको लगेगा कि यार उस समय के किसानों ने क्या बेहतरीन तरीके से रणनीति की होगी और क्या उनमें जिजीविसा रही होगी कि उन्होंने इतने लंबे समय तक इस आंदोलन को अहिंसक रूप से खींच लिया, और वो भी उन शैतानों के सामने, अंग्रेजों के सामने, यहाँ के जागीरदारों के सामने, है ना। तो चौरी कर लगाया था कृष्ण सिंह जी ने। कितना था ये प्रश्न पूछा जाएगा, निसंदेह रूप से पूछा जाएगा, इसलिए इसको याद कर लेना। हुकमचंद जैन की जो किताब है, हुकमचंद जैन साहब ने अलग अलग इतिहासकारों में विभेद रहता है ना, कई बार सीधा भी प्रश्न पूछ लेते हैं। हुकमचंद जैन के अनुसार कितना था या शंकर सहाय सक्सेना के अनुसार कितना था। अगर आपसे सिंपल पूछे इस समय चौरी कर कितना था, आपको 13 रुपए बताना है। कितना बताना है भैया? 13 रुपया। ये अलग से लिख लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको अलग से लिख लेना। कितना रुपए था? 13 रुपए। लेकिन हुकमचंद जैन साहब कितना बताते हैं? 5 रुपए बताते हैं।
1903 में जब ये कर लगाते हैं तो उस समय वहां के सभी किसानों ने ये कहा कि साहब अब इतना हमारे पे चौरी कर लगा दिया गया है तो हम हमारी बेटियों की शादियां भी नहीं करेंगे, है ना। और अगले 2 वर्षों तक 1903 से लेके 1905 तक में बिजोलिया में किसी भी कन्या की शादी नहीं होती है। और जब शादी नहीं होती है तो 1905 में अब ये सारे के सारे किसान मिलके 200 विवाह योग्य कन्याओं को राव कृष्ण सिंह जी के पास लेकर जाते हैं और कृष्ण सिंह जी से कहते हैं कि साहब हमारी बेटियां जवान हो चुकी है, साहब हमारी बेटियों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, पिछले 2 वर्षों से हमारी ये स्थिति है कि हम हमारी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें चौरी कर देना पड़ेगा। और जिस निर्लज्जता के साथ में कृष्ण सिंह जी ने उस समय जवाब दिया, अगर स्वाभिमानी इंसान, अगर वीर व्यक्ति होते तो शायद उनका गला काट दिया जाता, लेकिन क्योंकि उस समय किसान इतने समर्थ नहीं थे तो मजबूरी में नीचा मुंह करके उनको सुनना पड़ा था। कृष्ण सिंह जी के पास जब ये जाते हैं तो कृष्ण सिंह जी इनको ये जवाब देते हैं कि अगर आप बेटियों की शादी नहीं करवा पा रहे हैं, आप कन्याओं की शादी नहीं करवा पा रहे हैं तो इन कन्याओं को बाजार में बेच करके भी पैसा लेके आइए, लेकिन मुझे तो ये चौरी कर चाहिए। तो आप सोच के देखिए कि किस हद तक की निर्लज्जता थी। तो क्या ऐसे किसान, ऐसे के खिलाफ खड़े होने वाले आंदोलनकर्ताओं को हमें बहुत दिल से नहीं पढ़ना चाहिए क्या? पढ़ना चाहिए भैया, इतिहास को डूब के पढ़ना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि यार कौन कृष्ण सिंह हुआ था, कौन चौरी कर लगाया था, क्या क्या उन किसानों पे बीती थी और किन किन परिस्थितियों से गुजरकर आज इस खुली फिजाओं में हम सांस ले पा रहे हैं, है ना। प्रत्येक हर उस व्यक्ति का योगदान है जिन्होंने आजादी की प्राप्ति के लिए हर पल संघर्ष किया था, है ना। तो ये 1905 में उनको लेकर जाते हैं उनके पास में, और जब ये ऐसी बात कहते हैं तो अब किसान जो एकमात्र रास्ता बचता है 1905 की अक्षय तृतीया के दिन। कब? अक्षय तृतीया के दिन किसानों ने कहा कि अब हम खेतों में आपके हल ही नहीं चलाएंगे, आप कर 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 करते हो ना, हमें कर दो, ये कर दो, फलाना ढीकड़ा पूछड़ा कर दो, तो अब हम खेतों में हल ही नहीं चलाएंगे। और वो वहां की जमीनें छोड़ छोड़ के जब जाने लगे तब ऐसी स्थिति आई कृष्ण सिंह की कि वो घबरा गए थे और उस समय कुछ लाग बागें कम कर दी गई थी। क्या कम कर दी गई थी? ये 2-3 चीजें कम कर दी गई थी, ठीक है। इसको अभी साइड में रखते हैं, है ना। 3 चीजें उस समय कर दी गई थी। जब देखो वापस एक सिंपल सा घटनाक्रम, 1897 में गिरधारीपुरा गांव में सारे के सारे लोग इकट्ठे होते हैं। वहां साधु सीताराम दास 2 व्यक्तियों को भेजते हैं, एक ठाकर जी पटेल होते हैं, दूसरे नानक जी पटेल होते हैं। उनको जाके कहा जाता है कि जाइएगा और आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग जाके वहां पे हमारे जो मेवाड़ के महाराणा है उन्हें फतेह सिंह जी को कहिएगा कि हमारे पे आंदोलन, हमारे पे अत्याचार होता है, इसलिए हमारे पे अत्याचार को रोका जाए। उन्होंने एक जांच आयोग की नियुक्ति कर देते हैं हामिद के नेतृत्व में। याद रखना, हामिद बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हामिद के नेतृत्व में जांच आयोग की नियुक्ति कर दी जाती है। लेकिन फिर जब आते हैं वो के वही ढाक के 3 बात कहते हैं, किसानों की स्थिति में किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं होता है। उल्टा 1903 तक आते आते एक चौरी कर लगा दिया जाता है कृष्ण सिंह जी के द्वारा। चौरी कर का विरोध करने के लिए उस समय के किसान अपनी अपनी बालिकाओं की, अपनी कन्याओं की शादी नहीं करवाते। 1905 में जब उनके पास जाते हैं तो निर्लज्जता के साथ में जो कृष्ण सिंह ने व्यवहार किया, उस निर्लज्ज व्यवहार के बदले में 1905 की अक्षय तृतीया को, कब याद कर लेना, 1905 की अक्षय तृतीया को बिजोलिया के किसानों ने यह निर्णय लिया कि अब हम सब एक भी जमीन पर खेती नहीं करेंगे और यहां से हम निकल के अन्य पड़ोसी राज्यों में चले जाएंगे। तब कृष्ण सिंह की हालत खराब हो गई। क्यों हो गई? कि जब खेती ही नहीं करेंगे तो उपज क्या होगा, उपज नहीं होगा तो मैं आगे क्या पहुंचाऊंगा। तो कृष्ण सिंह जी जो समझौता करते हैं, उस समझौते की जो शर्तें रही थी उन्हें याद कर लेना, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। चौरी कर की लागत को आधी कर दिया गया था। भैया अब तक की जो हमने कहानी पढ़ी थी, उस कहानी का जो महत्वपूर्ण सार निकल के आ रहा है वो ये 3 लाइनें निकल के आ रही है। और अधिकतम संभावना है अलग से इसको लिखने वाला। मैं हर क्लास में एक चीज तो बताता हूं, जो सब चीज याद करवाता हूं, और साथ में कुछ चीजों को अलग से लिखने की भी सलाह देता हूं। तो ये अलग से लिखने वाली चीज आ चुकी है। चौरी कर की लागत आधी कर दी जाती है। लगान जो 1/2 था अब 2/5 कर दिया गया है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कुछ अन्य जो भी लागतें थी उन लागतों को भी समाप्त कर दिया गया था 1905 में। ठीक है भैया, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला देखते हैं, अगला क्या होता है 1913 में। यह मैं आपको बता ही चुका हूं, है ना। सीता और FB और प्रेम, ये चारों किससे संबंधित है? ये चारों आपके भैया बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है।
ये तीनों लोग 100 किसानों के साथ में, अच्छा हमने देखा था 1903 में चौरी कर लगाते हैं, 1905 में, सिंपल सी क्रोनोलॉजी है ना, 1905 में अक्षय तृतीया के दिन कृष्ण सिंह जी जो है वो कर को कम कर देते हैं। 1907 में कृष्ण सिंह जी की मृत्यु हो जाती है और उनकी जगह जो नए शासक बनते हैं वो बनते हैं पृथ्वी सिंह जी। कौन बनते हैं भैया? पृथ्वी सिंह जी बनते हैं। और पृथ्वी सिंह जी तो वो बेटा नहीं था, उनका बाप निकल गया है ना, उनका उत्तराधिकारी नहीं था, उनका और आगे का निकल गया। 1907 में उन्होंने और कर तो लगाए जो लगाए, साथ में एक और कर लगा दिया था, तलवार बंधाई का कर। पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए अच्छे से याद कर लेना, तलवार बंधाई का कर किसके द्वारा लगाया गया था? पृथ्वी सिंह जी के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, तो ये तीनों पृथ्वी सिंह जी से मिलने का प्रयास करते हैं, लेकिन पृथ्वी सिंह जी 1914 में उनसे मिलते नहीं, उनको भाव नहीं देते हैं और आकस्मिक रूप से पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो जाए। सिंह जी तो कहने का इनका नाम ही नहीं है, लक्षण ही नहीं है कि आप इनको जी कहो, बार बार गलती से वो, क्योंकि ये हमारी सभ्यता और संस्कृति के हमारे मुंह से जी निकल जाता है। बाकी ये तो जो किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं वो जी कहलाने के लायक किसी भी स्थिति में नहीं है। 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। ये ध्यान रखना घटनाक्रम, हम बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं, इसका पहला चरण पढ़ रहे हैं। पहले चरण की एक क्रोनोलॉजी हमने देखी है और यहां आते आते हम 1914 तक पहुंचते हैं। जब पृथ्वी सिंह की मृत्यु होती है तो उस समय उनका बेटा होता है केसरी सिंह। ये 3 क्रम याद कर लेना भैया, बड़ा महत्वपूर्ण है। नंबर 1 जब 1897 में प्रारंभ हुआ तो वो था कृष्ण सिंह यहाँ का। कौन था? कृष्ण सिंह नाम का व्यक्ति, जिसने कौन सा कर लगाया था? जिसने चौरी कर लगाया था। कौन सा कर लगाया था? चौरी कर। नंबर 2 जो आता है वो आता है भैया पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने कौन सा लगाया था भैया? ये जो भी आपको ये वी है, इसको मैंने बेड़ाई कर दिया आपके, है ना, राइटिंग थोड़ी समस्या है। पृथ्वी सिंह को तलवार बंधाई कर, देखो धीरे धीरे लिखूंगा तो हो सकता है राइटिंग जम जाए, लेकिन धीरे लिखूंगा तो फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, है ना। तो पृथ्वी सिंह तलवार बंधाई और उसके बाद में जो तीसरे व्यक्ति होते हैं वो केसरी सिंह होते हैं। ठीक है, केसरी सिंह जिस समय पृथ्वी सिंह की मृत्यु होती है उस समय अल्पवयस्क होते हैं, बहुत छोटी नवजात शिशु होते हैं, इसलिए उनकी जागीर की जगह अब मेवाड़ की तरफ से प्रशासन चलाया जाने लग गया और मेवाड़ ने जो प्रशासक लगाया था ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये नाम अमर हो चुका है, अमर सिंह राणावत। कौन थे भैया? अमर सिंह राणावत को राज्य की ओर से क्या बनाया गया है? राज्य की ओर से अमर सिंह राणावत को यहां का प्रशासक बनाया गया है। ठीक है भैया, उसके बाद में कुछ रियायतें दे दी गई थी। ये हमारे बिजोलिया किसान आंदोलन का एक सिंपल तरीके से प्रथम चरण समाप्त हो जाता है। अब इसके मुख्य चरण की तरफ आगे बढ़ते हैं, द्वितीय चरण। एक बार कमेंट बॉक्स में मैं देख लेता हूं जी, जो भी अगर आप, हाँ सर जी, रीट मेंस के लिए आपकी क्लास का मैटर एनफ रहेगा या कुछ और पढ़े? रीट मेंस के लिए 3rd ग्रेड के लिए ही ये क्लासें लेके आ रहा हूं। राजस्थान में देखो वैसे तो जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारी की सारी किताबों से मैटर लेके दूं, लेकिन ये जो मैटर रहेगा वो सिलेक्शन के हिसाब से एनफ रहेगा। आप अगर इसे ही अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका पढ़ाने का तरीका बेस्ट है। ठीक है, थैंक यू सर, है ना। तो अब आते हैं अपन आगे की तरफ बढ़ते हुए, इसे और अच्छे से याद करते हुए, इस आंदोलन के द्वितीय चरण को देखते हुए, जो दूसरा चरण 1914 से लेके 1923 तक रहा था। ठीक है साहब जी। अब यहां पे साधु सीताराम दास और इनके साथ में एक नाम और आप लिख लीजिए, मगनलाल शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। कौन कौन है भैया? मगनलाल शर्मा और साधु सीताराम दास, है ना। ये 2 लोग कहते हैं किनको? विजय सिंह जी पथिक को कहते हैं, है ना। विजय सिंह जी पथिक को क्या कहते हैं ये दोनों लोग मिलके कि साहब इस किसान आंदोलन से अब आप जुड़िएगा, इस किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से आपको जुड़ना पड़ेगा। बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है, जहां से प्रश्न पूछे जाने की सबसे अधिकतम संभावना रहेगी। प्रथम चरण में हमने साधु सीता को एफबी चलवा दी थी प्रेम के साथ में। अब यहां पे मगनलाल शर्मा और साधु सीताराम दास, ये दोनों विजय सिंह जी पथिक से कहते हैं कि विजय सिंह जी पथिक आप इस आंदोलन से जुड़िएगा। पिछली बार प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से
वह कौन व्यक्तित्व थे जिनकी बदौलत विजय सिंह जी पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं? तो कौन व्यक्ति है भैया? वो दो यही तो व्यक्ति हैं, मगन लाल जी शर्मा और साधु सीताराम दास। ठीक है साहब, देखते हैं आगे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया है? इन्होंने जो सबसे पहले काम किया है, इन्होंने सबसे पहला काम किया है ऊपर माल पंच बोर्ड बनाने का। बेहद महत्वपूर्ण है। क्या है? ऊपर माल पंच बोर्ड बनाया था। कब बनाया था? हरियाली अमावस्या के दिन 1917 में बनाया था। बहुत बेसिक सी जानकारी है जो आप सब लोगों को पता है, लेकिन इसे याद करते हुए आगे बढ़ना है। यहीं के यहीं याद कर लेना है। क्या बोलेंगे? पहले प्रथम चरण बोलेंगे मन मन में, फिर दूसरा चरण बोलेंगे कि हाँ दो लोगों ने कहा था, मगन लाल जी शर्मा, साधु सीताराम दास। इन दोनों ने मिलकर क्या कहा था? इन दोनों ने मिलकर कहा था कि विजय सिंह जी पथिक आप आंदोलन से जुड़िएगा। विजय सिंह जी पथिक जब आंदोलन से जुड़ते हैं तो सबसे पहले वो दो काम करते हैं। एक तो विद्या प्रचारिणी सभा बनाते हैं यहाँ पे, है ना, विद्या प्रचारिणी सभा। और जो दूसरा मुख्य काम करते हैं वो काम ये करते हैं, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन करते हैं, 1917 में करते हैं। संस्थापक इसके विजय सिंह जी पथिक के। किस गांव में करते हैं भैया? बेरीसाल नाम का गांव है। और एक जो प्रश्न बार बार आरपीएससी पूछ के आप लोगों को ये बता चुकी है कि भैया ये प्रश्न तो याद रहना ही चाहिए। अगर ये याद नहीं करके जाओगे तो आरपीएससी की कोई गलती नहीं कि आपको आता नहीं है कि इसका अध्यक्ष कौन था। तो इसका अध्यक्ष भैया मन्ना पटेल था। इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था भैया मन्ना पटेल। ऊपर माल पंच बोर्ड की, ऊपर माल सेवा समिति का विजय सिंह जी पथिक गठन करते हैं और साथ ही साथ एक पर्चा ये प्रकाशित करवाते हैं। उस पर्चे का नाम है ऊपर माल का डंका। बड़ा महत्वपूर्ण। ऊपर माल का डंका निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? डंका बजता है उसका जिसकी होती है विजय। तो विजय सिंह जी पथिक का। कौन सा डंका? ऊपर माल का डंका। हम बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण देख रहे हैं जिसमें अब विजय सिंह जी पथिक आ चुके हैं और वो कह रहे हैं, बिना थके हुए कह रहे हैं। वो जब आंदोलन को इतना लंबा खींच सकते हैं तो आप अपनी पढ़ाई को 1, 1.5, 2, 4 घंटे तक नहीं खींच सकते हैं क्या? खींचना है। मेरी क्लास देखने के बाद भी लाइब्रेरी में बैठ के बहुत अच्छे से पढ़ाई तुरंत कर लेनी है वापस, ताकि हाथों हाथ चीजें याद होती जाए और आप सिलेक्शन के एक एक नजदीक कदम पे पहुंचते जाएं और सिलेक्शन बड़े शानदार रैंक के साथ मिले। विजय सिंह जी से प्रेरित होकर वहां बाद में माणिक्यलाल वर्मा भी इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। देखो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता दीजिए कि किन किन के कहने की वजह से विजय सिंह जी पथिक इस आंदोलन से जुड़ते हैं। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा भैया। ठीक है, उसके बाद में विजय सिंह जी पथिक से प्रेरित होकर कौन जुड़ते हैं? विजय सिंह जी पथिक से प्रेरित होकर माणिक्यलाल वर्मा इस आंदोलन से जुड़ते हैं। बड़े नेता रहे हैं। जब हम प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे, जब हम मेवाड़ का प्रजामंडल पढ़ेंगे, तब इनका योगदान देखेंगे कि क्या योगदान रहा था। पंछीड़ा नाम का गीत गाते हैं ये, है ना। इससे पहले जो है प्रज्ञा चक्षु हुए थे स्वर्णकार जी, उन्होंने भी गीतों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया था। तो यहां यह ध्यान रखना, माणिक्यलाल वर्मा किसके कहने से शामिल होते हैं? माणिक्यलाल वर्मा विजय सिंह जी पथिक के कहने की वजह से शामिल होते हैं। अब ये जो आंदोलन था वो राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बन चुका था और 2 अधिवेशन होते हैं कांग्रेस के। कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होता था और जिस भी मुद्दे की अगर बात कांग्रेस के सम्मेलन में कर दी जाती थी तो माना जाता था कि मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका है, अब मुद्दा छोटा मोटा नहीं रहा है। तो दोनों ही बार 1919 का अधिवेशन कांग्रेस का होता है, वो अमृतसर का अधिवेशन होता है। 1920 का जो अधिवेशन होता है वो नागपुर का अधिवेशन होता है। और इन दोनों ही अधिवेशनों में इस बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए बात रखी जाती है। अमृतसर वाले देखो, ये पहले अमृत हुआ है और फिर विष हो गया है। कैसे याद कर लोगे? याद कैसे कैसे करना है? जब आप इतिहास पढ़ोगे उससे भी याद आएगा। 1919 में तो हमने अमृत पी लिया था और फिर अमृत के बाद में क्या आता है? अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? सबको पता है। अमृत का विलोम शब्द सर विष होता है। विष किसकी फूंक में होता है? विष नाग की फूंक में होता है। तो दूसरा अधिवेशन कहां? दूसरा अधिवेशन नागपुर अधिवेशन होता है 1920 वाला, है ना। तो ये 2 अधिवेशन कम से याद कर लेना। अमृतसर अधिवेशन में विजय सिंह जी पथिक के कहने पर गंगाधर तिलक जो उस समय के थे, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने आंदोलन के पक्ष में वहां पे रखा कि इस बिजोलिया आंदोलन में किसानों पे अत्याचार हो रहे हैं। तब गांधी जी ने इसका विरोध किया था कि हाँ साहब, ये क्यों कर रहे हैं अंग्रेज आप लोग,
ये विरोध किया था गांधी जी ने, और गांधी जी ने इसकी बुराई की थी कि नहीं, बिजोलिया पर, किसानों पर अत्याचार नहीं होने चाहिए। ठीक इसी प्रकार 1920 के नागपुर अधिवेशन में विजय सिंह जी पथिक पुणे किसानों की एक प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं, और यहां से आपको एक प्रश्न दे रहा हूं भैया, मैं वो प्रश्न दे रहा हूं जो निश्चित रूप से आपके आने वाला है, निश्चित रूप से आने वाला है। क्या आने वाला है? ये 3 नाम याद कर लेना, आपको सफलता 2 नंबर ये मिल रहे हैं भैया, फ्री के 2 नंबर ले जाओ और याद कर लो। इस क्लास में आप पुराने जो भी स्टूडेंट, जो लेक्चरर अत्यधिक संख्या में लगे थे, उनके अनुभव के आधार पे, उन्होंने जो मुझे वापस रिस्पॉन्स दिया था, उस आधार पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। वो ये बताते हैं कि सर जो इंपॉर्टेंट आपने अलग से लिखवाया था, अधिकतर प्रश्न वहीं से बन गए। तो ये लो भैया, आपको अधिकतर प्रश्न बनाने वाला प्रश्न मैं बता रहा हूं। क्या बता रहे हो सर? कि विजय सिंह जी पथिक नागपुर अधिवेशन में यहां से 3 किसानों को लेकर जाते हैं, और वहां जो किसानों की बिजोलिया आंदोलन से संबंधित प्रदर्शनी लगाते हैं, उस प्रदर्शनी में शामिल होने वाले निम्नलिखित में से कौन कौन से किसान थे, या निम्नलिखित में से कौन से किसान नहीं थे। तो यह प्रश्न बनने वाला है, या निम्नलिखित में से वह कौन से किसान थे जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। सर आप इतना बता दिया, अब याद क्यों नहीं करवा देते हैं? याद ही करवा दे देंगे भैया। नंदलाल जी हैं, वो गोकुल में रहते हैं, ठीक है, और काले रंग के थे। नंदलाल, गोकुल जी और कालू जी, तीनों को याद करके नागपुर भेज दीजिए। सर किसके साथ भेजे नागपुर इनको? सर आप इनको नागपुर आपको भेजना है विजय सिंह जी पथिक के साथ में। सर विजय सिंह जी पथिक को ही क्यों भेजना है? इसलिए भेजना है क्योंकि 1916 में ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ चुके थे। क्या क्या किया इन्होंने वी से विजय सिंह जी पथिक थे तो विद्या प्रचारिणी सभा गठित की थी, और ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया था। ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन तारीख कब थी भैया? 1917 थी। क्या दिवस था उस समय हरियाली अमावस्या थी। साहब उसका अध्यक्ष किसको बनाया था ये भी तो बता दीजिए। मन्ना पटेल को बनाया था। मन्ना पटेल को तो हमने अध्यक्ष बना दिया था, लेकिन वो गांव कौन सा था जहां पे ये ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन हुआ? तो वो गांव था कौन सा? बेरीसाल। और ये 3 किसान कौन कौन होते हैं? ये 3 किसान नंदलाल, गोकुल और कालू जी होते हैं। चलिएगा आगे की तरफ। अब धीरे धीरे थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, है ना, धीरे धीरे पानी पी लेता हूं। अब जो है 2 जांच आयोगों का गठन होता है। 2 जांच आयोगों का गठन हो जाता है। कौन कौन से 2 जांच आयोग है? बिंदुलाल जी भट्टाचार्य आयोग, और जो दूसरा है वो आयोग है राज सिंह बेदला आयोग। एक आयोग हो गया 1919 का, और दूसरा आयोग हो गया भैया 1920 का, है ना। अब ये आयोग कब बनते हैं, क्यों बनते हैं? ये आयोग बिजोलिया किसान आंदोलन के समर्थन के लिए बनते हैं। सबसे पहला कौन सा भैया? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, ठीक है। इस आयोग के 3 सदस्य होते हैं, याद कर लीजिए। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है इन दोनों आयोगों के बारे में कि राज सिंह बेदला आयोग निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? तो 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य, और बी के साथ में 2 ए आ जाते हैं भैया। उन्होंने कहा कि हम एक तो बिंदु हमने ले ही लिया है, ठीक है, किस बिंदुलाल के साथ में आप और किसके लेंगे? बी से बिजोलिया था तो बी से बिंदु तो आना ही था। तो बिंदुलाल जी ने बड़ा सांप्रदायिक सौहार्द दिखाते हुए ये कहा कि हम एक हिंदू को लेंगे, एक मुसलमान को लेंगे। क्योंकि किन किन को लोगे? तो बिंदुलाल भट्टाचार्य ने कहा कि जिन जिन के नाम ए से शुरू होंगे मैं केवल उसको लूंगा, ब से शुरू होने वाले को नहीं लूंगा। तो कहा कि मुसलमान संप्रदाय से कौन आएगा? कि मुसलमान संप्रदाय से अ से नाम होने वाले व्यक्ति है भैया अफजल अली, अफजल अली आएंगे। कहा कि हिंदू संप्रदाय से कौन आएगा? तो हिंदू संप्रदाय से कहा कि अ से नाम होने वाले अमर सिंह। मत भूलना भाई, अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह और अफजल, ये कौन सा आयोग? ये बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग हो गया। और दूसरा जो आयोग बनता है 1920 में, राज सिंह बेदला आयोग। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें तखत सिंह के साथ में रमाकांत आ गए हैं। कौन आ गए हैं? तखत सिंह के साथ में टी और आर, ठीक है। टी आर मतलब होता है टीचर,
टीचर को जो सोर्स में लिखते हैं आप लोग, आप टीचर लिखते हैं तो राज करने वाले हैं भैया आप, ठीक है। अब आप सिलेक्शन होगा तो निसंदेह रूप से राज करेंगे, तो राज करेंगे तो आप टीचर बनने वाले। टी से तखत सिंह और आर से क्या हो गया है, रमाकांत हो गया है। तो ये आपको दो चीजें याद कर लेनी है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला देखते हैं भैया अच्छे से इसे याद करते हुए। 1923 में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण 1922 में फिर से किसानों के साथ में जो समझौता होता है उनको याद करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे सुमित्रा चौधरी, गुड इवनिंग सर, मोहित जहांगीर विकन्या से, सुमित्रा गणी गणी जय माता जी की। आपको बड़ा हर्ष का विषय है कि मेरे कॉलेज मेट जो हैं, सुमित्रा भी इस क्लास से जुड़ी हुई है अभी, और वर्तमान में आप ज्योग्राफी की लेक्चरर हैं। सुमित्रा जय माता जी की आपको इस क्लास के माध्यम से, और जब आप क्लास देखते हैं तो मुझे लगता है कि अरे यार मुझे थोड़ा और ढंग से पढ़ाना चाहिए, लेक्चरर भी होके क्लास देख रहे हैं तो मेरी ओर से जय माता जी की सुमित्रा आपको। मोहित आपको भी जय माता जी की भाई, मोहित जहांगीर आपको भी जय माता जी की। ठीक है, बढ़ते हैं अपने मुख्य मुद्दे की तरफ, मुख्य विषय की तरफ। मुख्य विषय हमारा क्या रहने वाला है? मुख्य विषय हमारा बहुत शांति से, तसल्ली से हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं हम बिजोलिया किसान आंदोलन। हमने अच्छा ये जो क्लासेस में थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ले रहा हूं याद करवाने के तरीके से। मैं इसकी एक रिवीजन मोड पे बड़ी मैराथन क्लासेस चलाऊंगा जिसमें सारा का सारा मैं एक ही क्लास में आपको फटाफट 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 से याद करवा दूंगा। 1 2 3 4 घंटे की क्लास लूंगा अगस्त लास्ट में या सितंबर फर्स्ट में। अभी एक बार तसल्ली से, प्रेम से, प्यार से इसे याद कर लीजिए, जितना सुकून से इसको याद कर लीजिए, और उसके बाद में इसको एक फटाफट शताब्दी ट्रेन की तरफ इसको क्लास को चलाएंगे। तो अभी जो प्रेम से चल रही है क्लास, उस क्लास को याद कर लेते हैं कि यहां अंग्रेज अधिकारी कौन कौन से, जब 1922 का जो समझौता होता है उसमें किसान नेता कौन कौन रहे हैं, उसमें अंग्रेज अधिकारी कौन रहे हैं। रॉबर्ट हॉलैंड एजीजी थे, आगलवी यहां एजीजी के सचिव थे, एक विलिकिंस। ठीक है, इसका आप बिल्कुल आरावी से याद कर लो। अब आराम नहीं कहना है आपको आरावी कहना है। क्या कहना है आपको? आरावी कहना है। आगलवी हो गया है, रॉबर्ट हॉलैंड हो गया है, और वी से विलिकिंस हो गया है। तो इसके साथ में 2 हिंदू थे भैया, अंग्रेजों के अलावा 2 हिंदुस्तानी थे। कौन कौन थे? प्रभास और बिहारी लाल हो गए भैया। ये 5 नाम याद कर लीजिए तुरंत, है ना, भूलना किसी भी स्थिति में नहीं है। और यहां किसानों के नेता कौन थे? देखो सबसे ज्यादा ऊपर तो हो गए नारायण भगवान विष्णु। फिर नारायण का अवतार कौन? नारायण का अवतार हो गए भैया राम। ठीक है, तो राम नारायण, एक मोती है और एक माणिक है। तो मोती राम और अगले कौन हो गए हैं? माणिक के लाल वर्मा हो गए। बहुत आसानी से याद होता जाएगा अगर आप सिंपल तरीके से, आरावी तरीके से याद करोगे तो। आराम तरीके से नहीं, कौन से तरीके से? आरावी तरीके से याद करोगे। आरावी क्या होता है सर? ये कौन सी नई चीज बता दी? ये रही भैया आरावी। केवल आरावी ही याद करना है और भी कुछ करना है? और बिहारी और प्रभास को तो साथ याद कर ही लीजिए, क्योंकि जब आप आरावी को पढ़ोगे तो आपकी बीपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बी से बिहारी और पी से हो गया प्रभास चंद्र। किसान नेता कौन कौन से थे सर? वो भी तो याद करवा दीजिए भैया। नारायण नारायण करना है, साथ में भगवान राम का अवतार ले लेना है। ये हमारे मोती है, ये हमारे माणिक्य हैं। तो ये हो गया साहब। इस समझौते में किसानों के 35 करों को माफ कर दिया जाता है। बिजोलिया के सामंत ने इस समझौते को स्वीकार इसलिए नहीं किया था क्योंकि 35 कर वो माफ कर देते हैं, इस वजह से। बढ़ते हैं अब तीसरे चरण की तरफ, थोड़ा इसे और थोड़ी स्पीड देके अच्छे से याद करते हुए। प्रथम चरण हमने याद कर लिया है, दूसरा चरण हमने याद कर लिया है। अब बढ़ते हैं अपन तीसरे चरण की तरफ। ट्रेंच नामक भूमि बंदोबस्त अधिकारी ने असिंचित भूमि थी, जो सिंचित भूमि थी उस पे तो उन लोगों ने कृषि करना बंद कर दिया था। तो ट्रेंच ने असिंचित भूमि पर भी अब कर बढ़ा दिया था। अब आंदोलन का तीसरा चरण, अंतिम चरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं, है ना। प्रथम चरण महत्वपूर्ण रहता है, द्वितीय चरण और भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन तृतीय चरण इतना महत्वपूर्ण नहीं है। विजय सिंह पथिक के कहने पर किसानों ने अपनी असिंचित भूमि जो थी वो सामंतों को वापस लौटा दी। जब असिंचित भूमि पर ही कर लगाने लगे तो किसानों ने कहा कि हमें तो रखना ही नहीं है जमीन, ये तो सामंतों को वापस ले, और उस सामंत ने इस भूमि को जब्त कर लिया था। अच्छा, इस तीसरे घटनाक्रम
तीसरे चरण की जो घटना घटित होती है वो घटित यह होती है कि 1907 में विजय सिंह जी पथिक आंदोलन से अलग हो जाते हैं और इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जिसको भेजा जाता है वो जमुनालाल बजाज को भेजा जाता है। और जमुनालाल बजाज उस समय और अन्य आंदोलनों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए इस तीसरे चरण के आंदोलन का जो नेतृत्व करते हैं वो हरिभाऊ उपाध्याय करते हैं। देखो पहले चरण में कौन कौन थे, सीता FB थे, है ना, ध्यान रख लेना। दूसरे चरण में कौन थे, दूसरे चरण में मुख्य विजय सिंह जी पथिक थे। और तीसरे चरण में कौन होते हैं, तीसरे चरण में HBU है, हरिभाऊ जी उपाध्याय। ये तीन जरूर याद रख लेना भैया बिजोलिया किसान आंदोलन से। 1941 में उस समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य जी होते हैं, उसमें वहां के जो है मोहन सिंह जी, दोनों ही भगवान का नाम राघव और मोहन, है ना, ये किसानों के साथ में समझौता करवाते हैं, किसानों की जो जब्त जमीन है उसको वापस लौटा दिया जाता है और अंततः 1941 में आके इस बिजोलिया किसान आंदोलन की समाप्ति हो जाती है। ये हो गया हमारा भैया बिजोलिया किसान आंदोलन, बड़े सरलतम तरीके से है, बहुत कम समय का, लेकिन हमने इसको थोड़ा लंबा इसलिए खींच लिया है ताकि याद हो जाए। तीन चरण 1897 से 1914 रहता है, दूसरा जो चरण रहता है वो 1927-26 तक रहता है और फिर जो अगला चरण 23 तक रहता है, फिर अगला चरण 1923 से 1941 तक रहता है। ठीक है भैया, ये इसके तीन चरण हो गए। ये तीनों चरण के अलग 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 नेता हो गए हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अच्छा, मेवाड़ के महाराणा विजय सिंह जी को, अच्छा एक चीज जरूर देख लेना, गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक समाचार पत्र में इस आंदोलन के बारे में अत्यधिक लिखा था। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक समाचार पत्र में इसके बारे में लिखा था। प्रताप कहां से प्रकाशित होता था, प्रताप कानपुर से प्रकाशित होता था। इसके अलावा जो दो तीन चीजें हैं वो जरूर देख लीजिए। प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है, रंगभूमि उपन्यास, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है ना, वो बिजोलिया किसान आंदोलन पर आधारित है। माणिक्यलाल वर्मा का गीत कौन सा था, पंछीड़ा गीत था। विजय सिंह पथिक का गीत कौन सा था, विजय सिंह पथिक ने जो गीत लिखा वो पीड़ितों का पंछीड़ा लिखा है, ध्यान रखना। पंछीड़ा किसका, माणिक्यलाल वर्मा का, और पीड़ितों का पंछीड़ा किसका, पीड़ितों का पंछीड़ा विजय सिंह जी पथिक का हो गया है। और भंवरलाल प्रज्ञा चक्षु थे, उन्होंने गीत लिखे थे उस समय। उन्होंने जो लिखा था, मान मान मेवाड़ा राणा, ये देख के बता देता हूं। प्रजा पुकारे रे कि रूस जार को पतो ने लागियो, सुन राजा फतमाल रे, जाग जाग मेवाड़ा राणा, प्रजा पुकारे रे, कि तेरे को प्रजा पुकार रही है मेवाड़ के महाराणा, तू क्या मेवाड़ का, तू महाराणा प्रताप का वंशज रहा है, आज तू अंग्रेजों के सामने ये डरने की कोशिश क्यों कर रहा है फतेह सिंह, हमारी सहायता कर, हम किसानों की सहायता कर। तो ये भंवरलाल जी ने गीतों के माध्यम से ये जो जागरूकता जगाई थी। ठीक है भैया, कई बार जो नाम होते हैं वो गले पे अटक जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से आते हैं, लगता है। हाँ, दूसरा आंदोलन, हमने बिजोलिया किसान आंदोलन देख लिया। अब जो आंदोलन है वो छोटे आंदोलन लेकिन महत्वपूर्ण आंदोलन रहेंगे, तो उन्हें बहुत अच्छे से याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। बेंगू मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया भी हमने देखा था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यहां पे जो कर लगाए गए थे वो 53 प्रकार के लगाए गए थे, 53 प्रकार के। ठीक है, और वहां कितने प्रकार के थे, वहां 84 प्रकार के थे, याद करते जाइए भैया। इसके अलावा भू राजस्व, लाटा कुंता, बेगार प्रथा, ये तो सभी में आपको कॉमन मिलेगी। बेंगू किसान आंदोलन की जो मुख्य घटना होती है भैया, 1921 में यहां भी धाकड़ किसान, वहां भी धाकड़ किसान थे। 1921 में मैनाल का जो झरना है उसके पास में भेरू कुंड नाम का स्थान है। वहां कौन सा स्थान से प्रारंभ होता है, गिरधारीपुरा नाम के स्थान से प्रारंभ होता है। वहां भी भगवान का नाम, यहां किसके कहा, गिरधारी विदारी से काम चला ही नहीं। अब हम किसको याद करेंगे, बेगू वालों ने कहा कि हम तो भेरू जी को याद करेंगे। बोलो भेरू बाबा की जय करके उन्होंने क्या कहा, याद कर लेना भैया। बेगू यानी हमारे कहते बेगा है, बेगा आओ रे, कौन आओ बेगा, कहा कि भेरू जी अब बेगा हो साहब, माँ की सहायता करने आओ। हम कहते हैं ना भैरूनाथ को ही तो हम प्रार्थना करते हैं कि हे भैरूनाथ बहुत जल्दी आके हमारी सभी समस्याओं का समाधान कीजिए। बेगा आइए, तो बेगू में कहां से आंदोलन प्रारंभ होता है भैया, याद करना है, इधर उधर ये जो जैसा भी तरीका है उससे याद करना है। ठीक है, तो भेरू कुंड, भेरू जी को हमने कहां बुलाया, हमने बेगू में बुलाया। और यहां का जो नेता है वो राम नारायण चौधरी है, याद कर लेना। बेगू किसान आंदोलन शुरुआत कब होती है, 1921 में होती है। कहां से होती है, भेरू कुंड से होती है। इनका नेता कौन था, इनका जो नेता है वो राम नारायण चौधरी है। 1922 में विजय सिंह जी पथिक, बेगू के जो सामंत है अनूप सिंह जी, A4 अनूप सिंह जी ने A4 अजमेर में समझौता किया था।
बी फॉर बेगू। बेगू में के अनूप सिंह जी ने कहां समझौता किया है भैया? अजमेर में समझौता किया है। लेकिन इस समय मेवाड़ का जो राजस्व अधिकारी जो भी था वो ट्रेंच ने इस समझौते को बोलशेविक समझौता कहा है। निम्नलिखित में से बोलशेविक समझौता किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बोलशेविक समझौता बी से बोलशेविक और बी से बेंगू से संबंधित है भैया। मेवाड़ रियासत ने भी इस समझौते को स्वीकार नहीं किया और बाद में अनूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि वहां का सामंत मान जाता है कि चलो ठीक है मैं किसानों के साथ समझौता कर लेता हूं, लेकिन उनके जो ऊपर थे मेवाड़ वाले नहीं मानते कि नहीं ये आप समझौता नहीं कर सकते हैं। अनूप सिंह जी को पद से हटा दिया जाता है। इस समझौते को बोलशेविक समझौते की संज्ञा ट्रेंच के द्वारा दी जाती है और अनूप सिंह की जगह जो नए प्रशासक बनते हैं उनका नाम अमृतलाल होता है। क्या नाम होता है भैया? उनका नाम होता है अमृतलाल। ठीक है ना? तो याद करते हुए आगे बढ़िएगा। बेगू किसान आंदोलन, बेगा कौन आता है? बेगा भैरूनाथ आता है। एक बार कमेंट बॉक्स में मैं देख लेता हूं। नागेंद्र सिंह जी कृष्णावत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वेरी इन्फॉर्मेटिव सर, थैंक यू सर। सुमित्रा चौधरी आप इतना अच्छा पढ़ाते हो कि लेक्चरर बनने के बाद भी आपकी क्लास देखते हो। अरे धन्यवाद भाई सुमित्रा, थैंक यू सो मच आपको, है ना। बोल से एक समझौता हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अमृतलाल हो गया है, बेंगू का प्रधान हो गए हैं। फिर एक गोविंदपुरा हत्याकांड, इस क्लास का, इस विषय का, इस आंदोलन का सबसे मुख्य जो हत्याकांड है वो गोविंदपुरा का हत्याकांड। प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं? 1 2 3 4, इस हिसाब से 4 आपको देंगे। यहां आपको समय सारणी मिलानी पड़ेगी। गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923 को होता है। किसी भी स्थिति में डेट नहीं भूलना है। आप गोविंद जो है, गोविंदपुरा का हत्याकांड कब होता है? आज तारीख जो है उससे 1-2 दिन पहले का ही तो है, इस हिसाब से याद कर लीजिएगा। हमने जिस दिन हमें सर ने पढ़ाया है वो 15 या 16 जुलाई थी, उससे जस्ट पहले कौन सी जुलाई है भैया? 13 जुलाई। कब? वर्ष 1923 को। यहां पे सिंपल तरीके से बेचारे किसान बैठे हुए आंदोलन कर रहे थे। उन बैठे हुए शांत किस्म के किसानों पर इस ट्रेंच नामक दुष्ट व्यक्ति ने किसानों की सभा पे फायरिंग की और रूपा जी और करपा जी पूछते हैं प्रश्न, पूछा गया प्रश्न, बार बार पूछा गया प्रश्न, और जो बार बार पूछा जाता है उसे याद नहीं करना तो समझदारी नहीं है, समझदारी दिखानी है। और रूपा जी और कृपा जी को क्या कर लेना है? बेगू किसान आंदोलन से संबंधित कर लेना है। रूपा जी और कृपा जी किससे संबंधित? बेगू किसान आंदोलन से संबंधित। जांच के लिए ट्रेंच को अधिकारी बनाया गया। 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह जी पत्थी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस केंद्र के अलावा यहां के आंदोलन के जो और 2 केंद्र थे वो सीएम थे। चांदखेड़ी और मंडावरी निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? ये दोनों के दोनों गांव जो है बेगू जो बेगू है, आप ठिकाने के दार के वहां जाएंगे, उसके आसपास के 2-4 छोटे मोटे गांव हैं, वहां पे ये गांव है। ये गांव भी किससे संबंधित है? अधीनस्थ बोर्ड ने प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से चांदखेड़ी और मंडावरी किस किसान आंदोलन से संबंधित? तो किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? थोड़ा फास्ट बोलने लगे, थोड़ा प्यार से बोलता हूं। तो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित हो गया है। ये हमारे 2 किसान आंदोलन हो गए भैया। बिजोलिया देख लिया हमने, और हमने इसके बाद में क्या देख लिया है? हमने बेगू भी देख लिया है। चलते हैं आगे की तरफ। मेवाड़ में खालसा क्षेत्र का एक छोटा सा आंदोलन हुआ था, उन्हें भी याद कर लेते हैं। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में यह बता दीजिए कि मेवाड़ में जो बिजोलिया था, बिजोलिया का जो प्रथम चरण का आंदोलन था, उस प्रथम चरण के आंदोलन के नेता कौन कौन थे? इसके बाद में हम मेवाड़ का खालसा क्षेत्र का आंदोलन देखते हैं। जाट किसानों के द्वारा यह आंदोलन किया गया था। अप्रैल फूल बनाते हुए आंदोलन किया था 1921 में, और यहां का जो मुख्य नेता था वो था गोकुल जी। कौन था भैया यहां का नेता? इसे खालसा क्षेत्र के आंदोलन का मुख्य नेता वो गोकुल जी थे। भैया 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं, छोटी छोटी चीजों के प्रश्न आते हैं। एक एक चीज को तैयार करते हुए आगे बढ़ना है, एक एक चीज को पढ़ते हुए सफलता के रथ पर सवार होना है। आप कल्पना करके देखिए कि जो सिलेक्शन ले चुके होते हैं वो कितनी सुकून की जिंदगी जी रहे होंगे। आपके आसपास में भी कई ऐसे लोग होंगे जो मेरे क्लास में अभी सुमित्रा जुड़े हुए, उनसे भी आप पूछ लीजिए, बड़ी आरामदायक, बड़ी सुकून भरी जिंदगी चल रही है। लेकिन उस सुकून भरी जिंदगी के पीछे की जो मेहनत रही है, कितनी गहरी मेहनत रही होगी, तो वो गहरी मेहनत करनी पड़ेगी, वो गहरी मेहनत आपको दिखानी पड़ेगी, वो जिजीविसा दिखानी पड़ेगी। आप थकोगे तो भी पढ़ना पड़ेगा। मैंने कल ही एग्जाम्पल दिया था कि जब भी आपको थकान सी महसूस होने लगे तो आप अपनी लाइब्रेरी के बाहर जाके उसे काम करते हुए जब मजदूर को अपनी आंखों से देख लेंगे, तब आपको यह महसूस होगा कि उसकी मेहनत के आगे मेरी
मेहनत कुछ भी नहीं है। चुपचाप शांत सीधे साधे तरीके से आप पढ़ने बैठ जाएंगे, याद करने बैठ जाएंगे। और क्या याद करेंगे कि सर खालसा क्षेत्र आंदोलन याद करेंगे, हमें तो और दूसरा काम नहीं करना है। कहा कि सर खालसा क्षेत्र आंदोलन का नेतृत्व करता कौन? कहा कि खालसा क्षेत्र आंदोलन का नेतृत्व करता वो भैया आपके गोकुल जी हो गए हैं। उदयपुर से आंदोलन प्रारंभ होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। दिसंबर 1921 में एक सम्मेलन होता है इस खालसा क्षेत्र के आंदोलन से संबंधित। क्या? पोडोली सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन है? पोडोली। अब डोली उठाएंगे तो कहां से? पोडोली उठाएंगे। कब उठाएंगे डोली? भैया दिसंबर की छुट्टियों में डोली उठाएंगे। ठीक है, तो दिसंबर 1921 में। इस पोडोली सम्मेलन का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था? तो मेवाड़ के खालसा क्षेत्र आंदोलन से संबंधित था। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पोडोली सम्मेलन में क्या समझौते होते हैं? कहा कि इस आंदोलन को हम बिजोलिया की तरह चलाएंगे और हमारा जो अगला सम्मेलन है, पहला सम्मेलन हमने कहां कर लिया? पोडोली में कर लिया है, और अगला सम्मेलन भैया हम मातृकुंडिया में करेंगे। कहां पे करेंगे? पोडोली सम्मेलन। इस बार प्रश्न पूछा जा सकता है, और अगर पूछा जा सकता है तो याद करना हमारे लिए जरूरी है। पहला सम्मेलन पोडोली सम्मेलन होता है, और अगला सम्मेलन कहां होता है? मातृकुंडिया। ये भैया पीएम श्री जो स्कूलें बन रही है, बस उस पीएम श्री स्कूलों की तरह इसको याद कर लेना। पी फॉर पोडोली और एम फॉर क्या हो गया है? एम फॉर हो गया भैया मातृकुंडिया। ठीक है, अगला सम्मेलन होता है मातृकुंडिया में 7 मई 1922 को। इस सम्मेलन में किसानों की अधिकतर मांगों को मान लिया जाता है, और जब किसानों की मांगों को मान लेंगे तो हम आंदोलन को लंबा खींचेंगे ही नहीं। ये तीसरा सम्मेलन। तीसरा आंदोलन। पहला आंदोलन कौन सा आंदोलन देख लिया? पहला आंदोलन जो हमने देखा था बिजोलिया देखा था। दूसरा आंदोलन हमने कौन सा आंदोलन देखा है? हमने बेगू किसान आंदोलन देखा है। तीसरा आंदोलन हमने कौन सा देखा है? हमने मेवाड़ का खालसा क्षेत्र आंदोलन देखा, जिसका नेतृत्व करता गोकुल है, जिसमें 2 सम्मेलन है, पोडोली का सम्मेलन और मातृकुंडिया का सम्मेलन। याद होते हुए जा रहा है, तसल्ली से याद करते हुए जाइएगा, आगे बढ़ते हुए जाइएगा। आगे देखते हैं बूंदी किसान आंदोलन। इस आसपास के क्षेत्र को बरड़ भी कहते हैं, तो ये किसान आंदोलन बरड़ किसान आंदोलन है। और जो ही आपको बूंदी आता है, एक लाइन हमेशा याद रख लेनी है, कभी भूलनी ही नहीं है। क्या बोलोगे? कि बूंदी जैसे कैसे? बूंदी जैसे क्या है? बूंदी जैसे है भैया डाबी और नैना। बस और कुछ याद नहीं करना है, कोई भी लंबी चौड़ी ट्रिक नहीं है, बहुत छोटा सा नाम है। बूंदी तो नाम है ही, बूंदी जैसे डाबी नैना। सर ये बूंदी जैसे डाबी नैना क्या है? डाबी नाम की जगह पे आंदोलन होता है, नैनूराम जी शर्मा इसके नेतृत्व करता है, और नानक जी भील को इस समय गोली लग जाती है जब वो सम्मेलन कर रहे होते हैं। तो जो ही बूंदी आए तो बूंदी से क्या कर लेना है? बूंदी जैसे डाबी नयना। ठीक है, यहां कितने कर थे? यहां पे 25 प्रकार के कर थे। पहले 84 थे, फिर 53 थे, और यहां पे कितने प्रकार के कर हो गए हैं? तब हम बूंदी क्षेत्र की तरफ चलते हैं तो 25 प्रकार के यहां पे कर होते हैं। ठीक है, ट्रिक सिंपल बता दी। जो ही बूंदी याद करेंगे क्या बोलोगे? सुबह सुबह उठ के अपने मम्मी से बोलना है, मम्मी पता है कि नहीं पता है? तो मम्मी पूछती है, हाँ बेटा बता दे क्या है। क्योंकि बूंदी आपको पता है बूंदी जैसे क्या है? कि क्या है? बूंदी जैसे डाबी नैना है। अरे ये क्या है? तो कहना हाँ वो आगे कहेंगे, अभी बस अभी ध्यान रख लेना, उससे पहले हम कुछ और कहानी। डाबी किसान पंचायत का जो गठन किया गया था वो 1920 में किया गया था। ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1917 में किया गया। और 1920 में क्या किया गया? 19 और 20। मम्मी ने कहा कि डब्बी लेके आनी है। कहा कि मम्मी कितनी डब्बी लेके आनी है? कि यार यही कोई 19 और 20 की साइज की लेके आ जाना। कैसे भी याद कर लो रे भाई, याद करने तो बहुत आसान काम है। चीजें लिखी हुई होती है उसको याद करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं होता है। याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं, उसको बस रट के एग्जाम में चले जाइएगा। जहां समझना है उसको समझ लीजिए, जहां पढ़ना है उसे पढ़ लीजिए। और डब्बी केवल छोटी सी डब्बी लानी है, ज्यादा महंगी डब्बी मत लेके आ जाना, वरना मम्मी पिटाई करेगी। कितने की डब्बी लेके आओगे? या तो 19 रुपए की लानी है या 20 रुपए की लानी है। ठीक है, तो 1920 में हमने क्या कर दिया है? 1920 में हमने डाबी किसान पंचायत का गठन कर दिया। अब तो याद कर ही लोगे। इसका अध्यक्ष कौन है? अगर आप ज्यादा लेके आ जाओगे मम्मी भड़क जाएगी। भड़केगी या नहीं भड़केगी? ज्यादा महंगी, हरला भड़क। ये डाबी किसान पंचायत का था। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में आप ये बता दीजिए कि जो ऊपर माल पंच बोर्ड था उसका अध्यक्ष कौन था। ठीक है,
अच्छा, किसानों ने जो निर्णय लिया कि हम राजकीय न्यायालयों का हम बहिष्कार करेंगे, हम सरकारी चारागाहों पे अधिकार कर लेंगे, हम गांवों में भी किसान पंचायतें स्थापित करेंगे, और यहाँ के किसान आंदोलन से जो संबंधित जो कुछ स्थान है, बरड़, बरुंगन, गरदड़ा, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, याद कर लेना। ये तीनों किससे संबंधित हैं? ये भैया आपके बूंदी के किसान आंदोलन से संबंधित है। कौन कौन से? बरड़, बरुंगन और गरदड़ा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला देखते हैं, ये हो गया भैया आपका डाबी हत्याकांड। इससे पहले हमने गोविंदपुरा हत्याकांड देखा था। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता रहे हैं क्या? जीएसएस बिखरनिया कला में आपसे 12th क्लास में पढ़ा हूँ जी। मोहित जहांगीर भाई, हमने बहुत अच्छे से वहाँ पढ़ाई की थी। बड़ा स्मरणीय स्थान। मेरे लिए जो सबसे पहली पोस्टिंग रही थी खरदेवला रही थी, उसके बाद अगली जो पोस्टिंग रही थी वो बिखरनिया रही थी। दोनों ही स्थान मेरे लिए अति विशेष नहीं है, और वर्तमान में जहाँ किला नाम की जगह पे हूँ वो जोधपुर की अंतिम जो थी चौकी हुआ करती थी, जहाँ वाकई में मेरी स्कूल के जस्ट सामने पहाड़ी, और पहाड़ी के ऊपर बड़ा सुंदर सा किला बना हुआ। मैं कभी यहाँ फोटो शेयर करूंगा उस किले की। आप लोग अगर कभी ऐतिहासिक स्थानों को घूमने में रुचि रखते होंगे तो आप जरूर आइएगा किला गांव में। वहां ट्रेकिंग करने का बड़ा शानदार स्थान है। वहां पे आप उस किले को देखेंगे तो आप पुरानी दुनिया में क्या क्या शानदार वहां की जल निकासी प्रणाली है, क्या शानदार वहां की जल संग्रहण प्रणाली है, कभी विस्तार से बताऊंगा मैं। फतेह सागर से प्रणाम कर रहे हैं, बिल्कुल फतेह सागर से। ब्रोकन हार्ट साहब, आपका हार्ट टूटा हुआ है, क्यों है मुझे नहीं पता है, तो आप अपने हार्ट को वापस जोड़ लीजिए। फतेह सागर से प्रणाम कर लें, बड़ी अच्छी चीज है, पर अपने टूटे हुए हार्ट को जोड़ लीजिए। वैसे टूटा हुआ सा दिल। कविता जी जाट, मन्ना पटेल बता रहे हैं, उर्मिला राव मन्ना पटेल बता रहे हैं, वेरी गुड बच्चा उर्मिला, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। इस बार टॉप रैंक के साथ में सिलेक्शन लेना है, टॉप रैंक के साथ में, है ना, टॉप 10 में। ठीक है, आगे आते हैं। मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं, मैं बहुत यकीन के साथ कह रहा हूं कि हम जो क्लासेस पढ़ रहे हैं इसमें टॉप 50 में आप में से कम 30 बच्चे आएंगे, निसंदेह रूप से आएंगे। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं मैं, है ना, कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि आप बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई करेंगे, और जो टॉप 50 की जिस लिस्ट में आएगी उस टॉप 50 की लिस्ट में 30 जनों में आप होंगे। क्या ये आप मेरा साथ निभाएंगे? क्या ये मेरी कही हुई लाइन को सत्यता पर खरा उतारेंगे? कह मैंने दिया है, उसको सत्यता पे आपको उतारना है। उसका प्रयास आप अगर 500% करेंगे तो 2500% मैं करूंगा, लेकिन बस इस लाइन को आप सार्थक कर देना कि साहब इस बार का जो सिलेक्शन होगा, बाकी सिलेक्शन तो अपरंपार होंगे ही होंगे आपके, लेकिन टॉप 50 में से 30 जो सिलेक्शन होंगे हम जो पढ़ रहे हैं इनमें से निसंदेह रूप से आप लोग होंगे ना? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दीजिएगा। तो भैया ये 2 अप्रैल को डाबी जैसे बूंदी जैसे डाबी नैना हमने देखे थे। इकराम हुसैन, इकराम का नाम का सहारा है, इकराम हुसैन यहां आया था और इसने यहां पे फायरिंग करवा दी। 2 जने शहीद हो गए थे, नानक जी भील और साथ में देवीलाल। हमने जो देखा था क्या, नयना, है ना, नयना में हमने नैनूराम को तो अध्यक्ष यहाँ का उस क्रांति का नेतृत्व करता देख लिया था, और नानक जी भील, और नानक जी भील के साथ में एक और शहीद हुए थे। वो कौन थे? वो देवीलाल गुजर थे। नानक जी इसमें जो है झंडा गीत गा रहे थे, है ना, और इनकी याद में बाद में माणिक्यलाल वर्मा ने, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितना सामंजस्य रहा है ना भैया इन किसान आंदोलन के नेताओं में, एक दूसरे को कितना सम्मान दिया करते थे। जो झंडा गीत गा रहे थे वो नानक जी भील गा रहे थे। वो भील जो है उस जनजाति से संबंधित थे, और उनकी याद में जो गीत लिखते हैं वो माणिक्यलाल वर्मा, इतने बड़े नेता हुए, वो लिखते हैं। और क्या लिखते हैं? वो अर्जी नामक गीत लिखते हैं, है ना। डाबी हत्याकांड की जांच के लिए बाद में आयोग गठित किया जाता है, और उसमें 3 जनों को लेते हैं। कहा कि एक तो हम पृथ्वी सिंह जी को लेंगे साहब। कहा कि पृथ्वी सिंह जी की क्यों? कहा कि अब आपको इस आंदोलन की जाल हम धरातलीय स्तर पर करेंगे। धरातलीय स्तर पर करेंगे तो क्या करेंगे? हम पृथ्वी पर बैठ के करेंगे। पृथ्वी पर किस किस को बैठाएंगे? एक तो हम राम जी को लेके आएंगे, और दूसरा हम किसको लेके आएंगे? दूसरा हम भैरव जी को लेके आएंगे। किसको लेके आएंगे? भैरव जी को। तो भैरवलाल, राम प्रताप और पृथ्वी सिंह, इन तीनों को आयोग का गठन किया गया था, है ना। और यहां पे गोलाबारी बंदूकबारी करने वाले कौन व्यक्ति थे? यहां पे गोलाबारी बंदूकबारी करने वाले इकराम हुसैन थे। ठीक है भैया, आ जाइए आगे की तरफ। नैनूराम शर्मा नेता थे, इसके अलावा मुख्य नेता नैनूराम शर्मा थे, इसके साथ में नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार भी थे। ये याद कर लेना। 1927 में राजस्थान सेवा संघ के बंद होने के कारण बूंदी किसान आंदोलन भी लगभग समाप्त प्राय से हो गया था। इस आंदोलन की एक विशेषता यह है कि इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। अब याद किससे करोगे कौन से आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था? नुगत्या जगह खावा अपन नुगत्या, है जिस जगह भी आगे ज्योग्राफी में बहुत काम आवेला आपके।
बूंदी जी जगह भी आप लोग पढ़ोला तो बूंदी ने आप बना ली जो नुक्ती है ना, जो भी राजस्थान के अन्य हिस्सों से देख रहे हैं उन्हें मैं बता देता हूं कि हमारे इस बेल्ट में जो बूंदी है, जो बूंदी जो मिठाई होती है, जो छोटी छोटी जो होती है, अभी आपके मुंह में अगर भूख लग रही होगी तो वो दूध वाली बूंदी की याद आ रही होगी, तो बूंदी को नुगती कहते हैं, ठीक है। और नुगती जो है, नुगती में जब आप ब्याह में कोई शादी में आना टाना में देखोगे तो महिलाएं बड़े चाव से बूंदी खाती रहती है। तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर कौन से आंदोलन में हिस्सा लिया है भैया, ये बूंदी वाले किसान आंदोलन में हिस्सा लिया है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। बाद में इस आंदोलन का जो दूसरा चरण होता है वो 1936 में होता है, पहला हमने देख लिया था, दूसरा चरण होता है। दूसरा चरण में उन लोगों ने अंग्रेजों का विरोध करने की अपेक्षा खुद के समाज में सुधार करने का प्रयास किया था। ये सामाजिक सुधार के कार्य ज्यादा हुए थे, खुद के समाज में जो कुरीतियां थी बूंदी वाले किसान आंदोलन में, उस कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया था, ठीक है भाई। बढ़ते हैं आगे की तरफ देखते हुए। हिंडोली सम्मेलन कब होता है? ये हम हिंडोली सम्मेलन इसी से संबंधित है, 5 अक्टूबर 1936 को होता है। यहाँ पे गुर्जर और मीणा किसान सम्मिलित होते हैं और राज्य द्वारा किसानों को अधिकांश शर्तें उस समय हिंडोली सम्मेलन में मान ली जाती है। पी और एम सम्मेलन कौन कौन सा था, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। हमने देखा था मात्रकुंडिया से पहले पाडोली सम्मेलन, ये दोनों के दोनों सम्मेलन किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बता दीजिएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन को भैया, और अलवर किसान आंदोलन के साथ में अन्य आंदोलनों को हम कल समाप्त कर लेंगे। आज की क्लास को हम यहीं तक रोकते हैं। आशा करता हूं कि चीजें आप याद कर रहे होंगे, आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे, और यह भी आशा करता हूं कि बहुत अच्छी रैंक के साथ में आप सिलेक्शन लेंगे। आप सभी का, इस लाइव से जुड़ने वालों का, लाइव के बाद में भी क्लास देखने वालों का हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत ज़्यादा स्नेह इस 3-4 क्लासों में आप लोगों ने मुझे देना शुरू कर दिया है। इसके लिए केवल शब्दों से धन्यवाद करना काफ़ी नहीं है, फिर भी क्योंकि केवल शब्द हैं मेरे पास, इन शब्दों के माध्यम से आपका अत्यंत आभार, और हंसते हंसते से अच्छे से ट्रिक्स के साथ में याद करना है, और पूरी रात दिन एक करके अच्छे से बस पढ़ाई कर लो रे भाई, ताकि अगली बार आप यहाँ खड़े हो और लोगों को पढ़ाने में लग जाओ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।